नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत के दो राज्यों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। उसके नतीजे 8 अक्टूबर को आए। जैसा कि मीडिया ने दावे किए थे, पोल सर्वे दिखाए थे जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों को लेकर कि वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार, खासकर कांग्रेस, काफ़ी भारी बहुमत से जीतेगी। जम्मू कश्मीर में अगर इंडिया गठबंधन को छोड़ दें, अकेले कांग्रेस की बात करें तो बहुत ही साधारण प्रदर्शन रहा, बल्कि कहें कि निराशाजनक प्रदर्शन रहा सीटों को लेकर। और हरियाणा के चुनाव में भाजपा ने सीधे बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में जो एक दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी यानी जेजेपी की बैसाखी के सहारे भाजपा सरकार चल रही थी, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा और उस बैसाखी को भी हटा लिया। और भाजपा की अब सीधे सरकार है, बहुमत की सरकार है। हमारे साथ हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, पोल सर्वे गलत कैसे हो गए, पोल सर्वे किस आधार पर बनते हैं, बनाए जाते हैं, या पोल सर्वे गलत हो जाते हैं, कांग्रेस की गलती क्या रही, भाजपा की क्या रणनीति रही, तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ द कारवां के पत्रकार सुनील कश्यप जी हैं। सुनील कश्यप जी के बारे में मैं एक बात कह दूं सवाल पूछने से पहले कि गांव में बूढ़े बुजुर्गों का कहावत है, कहा जाता है, कहते रहे हैं, मानना है कि खाना को ठंडा करके खाना चाहिए। सुनील कश्यप जी की जब से मैं कहूँगा हरियाणा चुनाव को लेकर इनकी जो समझदारी थी, जो कारवां पे इन्होंने पीस लिखा था, और मेरे साथ तो लगभग ये 20-25 दिन से कह रहे थे। 20 दिन पहले ही इन्होंने बता दिया था कि भाजपा सीधे बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी और कांग्रेस कहीं 30 या 35 के आसपास ही रहेगी। उस वक्त तक मुझे सुनील भाई जी के इस आंकड़े पर विश्वास तो था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में गुप्त मतदान प्रणाली से भारत में कम से कम वोटिंग होता है, कुछ भी हो सकता है। सीधा ये कहूँ कि 1-2% मुझे लग रहा था कि फिर भी लोकतंत्र में चीज़ें इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। तो बूढ़े बुजुर्गों ने कहा था खाना ठंडा करके खाना चाहिए। जब ये गर्म थे तो बड़े मीडिया हाउसेस में इनके इंटरव्यू छप चुके हैं इस मुद्दे पर, बड़े चैनलों पे इन्होंने अपनी बात रखी है। मैं इनके ठंडे होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि सुकून से सारी बातों पर विस्तार से, जो बड़े चैनलों के, जो बड़े मीडिया हाउसेस पर जो बातें खुलकर नहीं हो सकी, हमारे चैनल पे वो सारी बातें हो सके। सुनील जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या पेपर लीक की तरह आपके पास भी आ गए थे? दरअसल इसमें कांग्रेस की कई सारी चूक रही, और सबसे बड़ी चूक रही कांग्रेस की कि इस पूरे इलेक्शन को जाट मूवमेंट में बदल दिया। जैसे एक समय में किसान मूवमेंट तमाम लोगों से होता हुआ वो सिर्फ जाटों तक संकुचित हो गया था। जैसे खिलाड़ी मूवमेंट, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ प्रॉब्लम हुई थी, वो सारी की सारी थी, वो भी एक जाट मूवमेंट में ही तब्दील हो गया था। और फिर उसके बाद का कांग्रेस में चुनाव में एक कदम आगे बढ़ गई कि वो उसने इलेक्शन को भी जाट मूवमेंट बना दिया, और जिसका हर जानना उसको भुगतना पड़ा, वो दिख रहा है। लेकिन हरियाणा के बारे में तो साफ दिखता है कि पुराने समय में भले ही बहुत सारे लोग इसे खुले मंच पर कहने से आपत्ति दर्ज करेंगे, लेकिन समाज में क्या है, हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है उसको कह देना। हरियाणा की एक छवि रही भी है जाट लैंड, जाटों के बिना तो वहाँ कोई सरकार चल भी नहीं सकती है। भाजपा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार भी अगर देखें तो दुष्यंत चौटाला जी के समर्थन से ही चल रहा था। तो ऐसे में ये कहना कहाँ तक सही है कि कांग्रेस जाट पर ज़्यादा निर्भर हो गई?
ये एक था अभी जैसे कि किसान मूवमेंट के बाद और फिर खिलाड़ी मूवमेंट के बाद में जाटों में बड़ी यूनिटी आई, एकता बनी उनकी सारी की सारी। तो कांग्रेस को लगने लगा क्योंकि वो अपनी सारी बात कह पा रहे थे, रख पा रहे थे, और उसी को एंटी इनकम्बेंसी समझ लिया गया कि जो जाट बात कर रहा है, जो किसानों को लेकर बात कर रहा है, या जो है, क्योंकि किसान तो वहाँ पे यादव भी है, किसान तो वहाँ सैनी भी है, किसान तो वहाँ गुज्जर भी है, किसान तो ठाकुर भी है, इवन किसान तो ब्राह्मण भी है, वहाँ पे तो ज़मीन ब्राह्मणों के पास भी है। और ऐसा ही नहीं, पंजाबी, खत्री, इन सब के पास भी ज़मीन है। अगर वो गांव में है तो उनके पास भी ज़मीन है, तो खेती किसानी तो वो भी कर रहे हैं। तो वो अपने आप को किसान उस तरह का फील नहीं कर रहे कि वो किसान मूवमेंट में जाए। तो वो सारी की सारी चीज़ें तो दिख रही थी कि वो पूरा का पूरा कि इस पूरे मूवमेंट को उस तरफ जब लाया गया तो वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा था। और इसमें फिर कांग्रेस ने क्या कि कांग्रेस के पास तो एक अच्छा अवसर था कि जब बीजेपी ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए थे तो कांग्रेस के पास मौका था कि वो अब सोशल इंजीनियरिंग बेटर कर लेती, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बीजेपी से बहुत गंदी कर दी। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग करने में विफल रही। तो वो पूरा का पूरा उसके वो चुनाव के रिजल्ट के बाद सबको दिखाई देगा कि ये सही नहीं था। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस पर कि जाट बनाम नॉन जाट, गैर जाट को बनाने में खुद कांग्रेस से गलती हो गई, छवि ही ऐसी बन गई। देखिए, मैं तो इसे और थोड़ा सा पीछे कहूँगा कि असलियत में जाट और नॉन जाट का वैसा मूवमेंट हरियाणा में था नहीं, ये 2010 तक नहीं था। लेकिन 2010 के बाद की ना पूरी सिनेरियो बदलती है, परिस्थिति बदलती है। भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे 92-93 में, हालांकि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। तो जब 92-93 में दोबारा मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन को बांटा था, उसको 2 भाग में किया, BCA और BCB में किया उन्होंने। और BCA और BCB में किया। और भजन लाल जी बिश्नोई थे, और बिश्नोई कास्ट भी BCA की कास्ट है वहाँ पे। BCA को आप कैसे कहेंगे? जैसे मतलब बिहार अति में- पिछड़ा और अच्छा, पिछड़ा। ओके, तो बिश्नोई आएंगे अगर अति पिछड़े बिहार में। की दृष्टि से हाँ, देखें तो अति पिछड़ों में वो चले मतलब गए। नॉन डोमिनेंट OBC में वो जाएंगे। ओके। तो उन्होंने जब उसको बांटा तो उसके बाद में क्या था कि आप देखिए कि जब 2005 में उनकी लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो कांग्रेस 67 सीटें जीत के लाई, वो प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के। और क्योंकि कुछ पुराने जो है उनके और सोनिया जी के कुछ पुराने जो है मतभेद थे, जिसके चलते उन्होंने हुड्डा जी को CM बना दिया। वो भी जग जाहिर है, वो उनके जो भी थे वो। तो उसके बाद क्या होता है कि उस के बाद जब 2009 में हुड्डा जी की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा जाता है तो हुड्डा जी सिर्फ 40 सीट लेकर आते हैं, जबकि उन्हें तो 67 से 77 करनी थी। उनकी लीडरशिप में चुनाव हुआ तो वो 67 से 40 आ गए, 27 सीटें वो घटे। उन्होंने निर्दलीयों के साथ मिलकर सरकार बना ली। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक बड़े उसमें जो है उनके बारे में ये होने लगा कि ये जो विकास है, इनका जो काम है, ये बस 3 जिलों तक है, जिंद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, बस ये यहीं तक ही है। और यहाँ से आगे हुड्डा जी नहीं निकलते, और वो पर्ची खर्ची और ये सारे मसले दिखने लगे। अब इसके बाद क्या होता है कि वो जब OBC में जाटों को लाने की पेशकश करने लगे तो उससे OBC नाराज़ हो गए सारे, वो BC1 और BCB दोनों के। और वहीं से समझिए कि वहीं से जैसे उनके कृष्णपाल गुज्जर हो, आपके राव इंद्रजीत हो, नवीन, मतलब बहुत सारे कांग्रेस के BCB और A के जो लीडर थे वो सारे पार्टी छोड़ के बीजेपी जाने लगे। और इसका सबसे सीधा असर हमें 2014 के लोकसभा में दिखता है। कि पूरी साफ हो गई। नहीं, पूरी साफ नहीं हुई। कांग्रेस नहीं, उस समय 2 सीटें लेके आई। जो है कांग्रेस 1 सीट ले गई, 2 लोकदल की आई, और 1 जो है 7 सीटें बीजेपी लेके आई। जबकि बीजेपी कभी कभी 1 या 2 सीटें वहाँ पे जीतती थी। बीजेपी कभी वहाँ पे उस तरह का और उस तरह इस्टेब्लिश भी नहीं थी। तो उस पूरे मूवमेंट को बीजेपी ने कैश किया, BC1 और BCB के मूवमेंट को, उसको जोड़ा, और वहीं से वो जाए जाट नॉन जाट का फैक्टर है। और देखिए फिर 2014 के ही विधानसभा में जब उसी के कुछ महीनों बाद, जैसे अभी लोकसभा के कुछ महीनों बाद इलेक्शन हुआ, तो बीजेपी बड़ी पार्टी होती है, बीजेपी जो है 46 सीट ला के सरकार बना लेती है बहुमत की। और वो अपना पहली बार जो है कि नॉन जाट CM जो है खट्टर को वहाँ पे बनाते हैं, और इससे चीज़ें, तो इसमें उन लोगों को भी विश्वास आता है। आप इसको यहीं पे नहीं, और थोड़ा सा और देखिए चीज़ों को। जैसे बीजेपी किसको, कृष्णपाल पंवार जो कि वाल्मीकि, उनको राज्यसभा भेजती है, वाल्मीकि समाज के।
वो अपनी लीडरशिप तलाश रही है वहाँ की, क्या किसको करना है। रामचंद्र जांगड़ा जो कि बढ़ई है उसको राज्यसभा भेज रही है। डीपी वत्स जो कि ब्राह्मण है उसको राज्यसभा भेज रही है। कार्तिकेय शर्मा उसको राज्यसभा भेज रही है। अब यहाँ पे भी वो चीज़ें हो रही है कि वो जो है कि सिलेक्शन और इलेक्शन को देख रही कि हमें किसकी लीडरशिप देनी है और किसको फिर हमें ऐड करना है। ये सारी चीज़ें बीजेपी के अंदर चल रही है। लोकसभा इलेक्शन में भी क्या हुआ कि उस जब वो पूरा मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट के खिलाफ में एक आदमी खड़ा हुआ था 2009-10 में जब वो मूवमेंट आया ओबीसी के को लेके, मतलब जाट को बुलाने, उसके खिलाफ में एक आदमी खड़ा हुआ। हाँ। और राजकुमार सैनी। हाँ। और वो बीजेपी में नहीं है तब तक, और बीजेपी ने भापा और उस आदमी को पार्टी लिया और कुरुक्षेत्र से लड़ा के उसको लोकसभा लेके आए। उसके फिर मतभेद हुए, मतलब जो है, क्योंकि वो मानता है कि वो उसकी लीडरशिप में वो सारा मूवमेंट बदला था, नॉन जाट मूवमेंट, और उसकी वजह से बीजेपी सरकार में आई और वो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। तो उस नाराज़गी से वो उसने अपनी पार्टी बना ली और वो बहुत सफल नहीं हुआ, खुद पार्टी चलाने में सफल नहीं हुआ। नॉन जाट जातियों को जोड़ने का काम करता रहा लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन उसके भी मूवमेंट का सारा लाभ जो है बीजेपी को मिलता रहा। और फिर लास्ट में बीजेपी भी इस बात को समझी तो उन्होंने भी जो है नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो उन्हीं की सीट को काट के जो है उसको टिकट दिया था। लोकसभा मेंबर रहे नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से, और फिर उनको विधानसभा लड़ा के आप लेके आए। तो ये चीज़ें मतलब बहुत ऐसा नहीं था। सवाल ये है कि आप उन जो है लोगों को सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। दिल्ली की मीडिया, एक दिल्ली की मीडिया की गलती नहीं। अभी क्या है कि जितनी ये चुनाव वाली कंपनियां आई ना जो चुनाव लड़ाती है, ये चीज़ें ना रिपोर्टर कंपनी चुनाव लड़ा रही है, कंपनी चुनाव लड़ा रही है। आपने लोकतांत्रिक तरीके से आपने भारत के लोकतंत्र के बारे में एक्सप्लेन किया है। कंपनियां चुनाव लड़ा रही हैं। हाँ, कांग्रेस में वो लड़ा रही है, और वो रिपोर्टर प्लांट कर रही है, यूट्यूबर प्लांट कर रही है। मेरे एक दोस्त गए हुए थे, उनसे कल जब बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि छोटे छोटे यूट्यूबर भी मतलब पैसे मांग रहे थे वीडियो करने के। उनको भी लग रहा है कि वो इन्फ्लुएंसर है और वो चीज़ें हैं और उनको पैसे मिलने चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या कि फिर जो वो पैसे लेके आपकी रिपोर्टिंग करेगा, ये तमाम बड़े रिपोर्टर भी, ये तमाम बड़े यूट्यूबर भी जो बहुत बड़े बड़े नाम पे। एक भी रिपोर्ट मैं स्पष्ट कर दूं, एक भी रिपोर्ट इंटरव्यू पैसे लेके नहीं है। अगर कोई सहयोग, आर्थिक सहयोग देना चाहे इसके लिए कि जनता की असली बातें जनता तक पहुंच सके, तो आप बेशक मेरे चैनल के नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपसे सहयोग राशि की अपेक्षा रखता भी। आप बोलिए। तो वो उनको जब वो प्लांट किया गया तो वो उनकी खबरें दिखाएंगे और उन्हीं लोगों से जाके मिलेंगे जो उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो उनके बारे में बात नहीं कर रहा, आप उनसे जाके मिलेंगे ही नहीं, उनसे जाके आप बात ही नहीं करेंगे। या उनके वो अगर कुछ कह देंगे तो आप उनके मुंह से माइक ही हटा लेंगे। अरे ऐसा कहाँ है, तुम कहाँ से अपना मुख्यमंत्री बना ले। अच्छा, ये सब भी हो रहा है? ये सब हुआ है। बहुत सारे ऐसे बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने माइक लगाया और उन्होंने कह दिया भाई जिनकी। मैं आपको थोड़ा सा ये कर दूं, मैं एक यूट्यूब में एक इंटरव्यू आ गया था, देखा मैंने। अजीत अंजुम जी लाडवा पहुँचे, हाँ, जहाँ से नायब सिंह सैनी प्रत्याशी थे बतौर मुख्यमंत्री, और वो एक दर्जी के पास पहुँचे हैं। हाँ, और उन्होंने माइक लगाया है और कह रहा है कि नायब सिंह सैनी को आप जानते हैं? तो वो व्यक्ति दर्जी कह रहा है कि हाँ जानता हूँ। और क्या है वो? तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। तो कह रहा कैसा काम कर रहा है? तो कह रहा ठीक है ठीक है, मतलब वो चलता हूँ तरीके से। वह दर्जी है, उसके जीवन में लग रहा है मेहनत करेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी। अजीत अंजुम जी का जो था, जैसे उसने कहा बस ठीक है, बेरोजगारी नहीं है, वो ऐसा लग रहा है जो आप अभी कह रहे हैं, अब मैं उसे जोड़ पा रहा हूँ। वो लग रहा है कि दबाव डाल रहे थे। वो वैसा ही चीज़ें हो रही है। और ये तमाम इसीलिए क्या है कि ये आपके एग्जिट पोल, ये आपके रिपोर्टर ये क्यों नहीं भाप पा रहे? क्योंकि आप बायस्ड होके जा रहे थे। या ऐसा तो नहीं कि ये भाप रहे थे, लेकिन जब पैसा लिया है तो क्या करेंगे? वो सच्चाई कैसे? नहीं, आप जैसे क्या होता है कि आप ये वैसा समझिए कि जैसे कि आपने देखा ना, जब घोड़ा तांगे में लग के चलता है तो उसके दोनों तरफ ये लगा दी जाती है। हाँ, और आप राइट, आपको लेफ्ट राइट नहीं देख सकते। आपको सिर्फ सीधा दौड़ना है, ये सेंट्रल देखना है। तो वो कंपनियों ने वो पट्टी लगा रखी थी कि आपको सीधा, और क्योंकि उन्हें भी वो खबरें चलवानी थी जैसे कि नैरेटिव बने। होता है कि अच्छा इतना नैरेटिव बनेगा तो 10% वोट तो ऐसे ही चला आएगा। ये भी एक थोड़ी अलग अलग थ्योरी है ना इलेक्शन। आप ये जो बात बता रहे हैं रिपोर्टिंग में, तो क्या ये तो दोनों पक्षों ने किया होगा? कांग्रेस भाजपा संभवतः दोनों ने किया होगा। बल्कि भाजपा तो केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में है। अभी अभी भाजपा के पास तो इतना संसाधन है कि उसके लिए तो रवीश कुमार ने पूरी मीडिया के लिए गोदी मीडिया टर्म ही दे रखा है। सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हरियाणा इलेक्शन में यही मज़ेदार है
ये इसलिए मज़ेदार है कि जब आप देखें कि मतलब जितने पॉपुलर मीडिया भी है, जितना टीवी चैनल है, आप देखिए उन सब पे बात क्या हो रही है उस पूरे इलेक्शन में सुनिए। अब तो मैं तो कहता हूँ डिबेट सुनिए, और सबसे ज़्यादा डिबेट अगर इस पूरे इलेक्शन में सुननी चाहिए, 1.5 महीने की डिबेट सुननी चाहिए योगेंद्र यादव की, जो कि अलग अलग चैनलों पे बैठे हैं, और उनके एक एक बात को सुनना चाहिए कि वो आदमी क्या कह रहा है और वो क्या है उसका पूरा का पूरा, वो जो बातचीत कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, उसकी पूरी 1.5 महीने की रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए। क्योंकि वो तो जो है चुनाव का विश्लेषण करता है, वो चुनाव के बारे में बात करता है, वो चुनाव को बेहतर समझता है, वो चुनाव को अच्छा समझाता है, या चुनाव पे ही वो सबसे ज़्यादा बोल रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा क्या है कि वो हरियाणा में गच्चा खा रहा है? क्या योगेंद्र यादव भी कहीं प्लांटेड थे? लोकसभा चुनाव में भी उनके अनुमान बिल्कुल बदल गए थे बीच में, वो लगातार कंसिस्टेंट नहीं देखिए था। क्या होता है कि आप ना जब एक परसेप्शन मीडिया से बनाने की कोशिश करते हैं दिल्ली में बैठ के, तो फिर आपकी वही दिक्कत हो कि आप ग्राउंड और उसकी नब्ज नहीं पकड़ना चाहते कि ज़मीन क्या कह रही है, ज़मीन पे लोग क्या बोल रहे हैं। आपको इसका मतलब है कि कास्ट फीलिंग और कास्ट एसोसिएशन आपको पता नहीं है कि किसकी किसके साथ भावना जुड़ती है और किससे किसकी भावना आहत हो जाती है। और जो आपकी आइडेंटिटी डेमोक्रेसी है, उसमें जो है इमोशनल डेमोक्रेसी कैसे रोल करती है, आप इसको नहीं जानना चाहते। फिर उसमें हवा हो जाते हैं अग्निवीर जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, आप इसको नहीं पकड़ पाए। ये सारी चीज़ें तो होगी ना कि मतलब इसकी समझ मुझे नहीं लग रहा कि अभी कांग्रेस के पास है। जातियों की समझ कांग्रेस के पास कतई नहीं है। वो जवाब आपको देना होगा कि ये रिपोर्टर्स की जो बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो रिपोर्टर्स दिखा रहे थे, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस जीतता हुआ दिखाया जा रहा था लगातार। देखिए आपके अलावा बाकी मेरे भी बाकी जो मित्र थे, सभी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत भी आएगा। आप एकमात्र मेरे संपर्क में ऐसे व्यक्ति थे बतौर पत्रकार जो साफ कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल आप, मैं एकदम आश्वस्त हूँ। बल्कि जिस शाम पोल सर्वे आ गया, उस शाम भी हमारी आपसे बात हुई, उस शाम भी आपने यही कहा कि कल देखिएगा सारे पोल सर्वे ध्वस्त हो जाएंगे, और ध्वस्त हुआ भी। लेकिन मेरा सवाल है कि आपकी जो समझ बन रही है यूट्यूबर्स को लेके, छोटे पत्रकारों को लेके, छोटा पत्रकार नहीं, मेरा मतलब कि जो पत्रकार हैं जो ज़मीन से रिपोर्ट करने का दावा पेश कर रहे हैं, सारे के अनुमान लगभग गलत हो गए। लेकिन ये कांग्रेस फंडेड जैसा मामला लग रहा है। मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे हुडा की छवि बनाई। मैं एक चीज़ बताऊं, हाँ। जैसे उसमें कुछ अच्छे पत्रकार भी जो लोग गए थे, वो भी क्या होता है ना, आप पॉपुलर नैरेटिव में खो जाते हैं। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त वहाँ पे कर रहे थे, मैं उनसे बात करता था, चीज़ें होती थी, हम लोग मिलते भी थे हरियाणा में कई जगह, कई बार गए तो कई बार मुलाकात। तो भाजपा ने भी तो ऐसा किया होगा। चीज़ें मैं एक बात कर रहा हूँ आपको कि वो जो है कि जब हम लोग मिलते थे तो वो मुझसे बेरोजगारी और महंगाई पे ही बात करते थे। अच्छा। मैं उनसे बोलता था कि अच्छा इन जातियों का रिप्रेजेंटेशन का क्या सवाल है, तो बोला अरे नहीं, हम तो सबसे मिल के आ रहे हैं, हम तो सारी लोग, ये तो प्रजापति भी यही बोल रहा है, ये तो सैनी भी बोल रहा है, ये तो नाई भी बोल रहा है, तो जो है जोगी भी बोल रहा है, तो ये सारे के सारे लोग तो यही बात कर रहे हैं कि नहीं बेरोजगारी है, महंगाई है। मैं बोला कि देखिए यूट्यूब तो वो भी देखते हैं, टीवी तो वो भी देख रहे हैं, और टीवी में सब जगह यही चल रहा है, इसलिए वो यही बोल रहा है। लेकिन वोट देते समय क्या उसका वही चीज़ होगा कि वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये हो रहा था कि जैसे कि आप एक चीज़ समझिए कि अगर बीजेपी के मतलब बीजेपी के इस एंगल की कोई रिपोर्टिंग कर रहा होता तो वो खबर आप तक भी आती। बिल्कुल। कि मतलब वो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें इसमें ये भी आ रही कि मोदी जी ने जो है 4 ही रैली की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चुनाव हार जाएंगे, उन्हें उस चुनाव पे भरोसा नहीं था, या कि उन्हें लग रहा था कि सैनी जो है, नायब सिंह सैनी, वो तो बड़े थोड़े हल्के चेहरे रह गए हैं, उनका बहुत सारा चीज़ें हुआ नहीं, तो वो बहुत सारे मसले थे। बल्कि यूँ कहें कि पूरे हरियाणा के चुनाव में जितने भी पत्रकार थे, सभी हुडा की बात कर रहे थे। नायब सिंह सैनी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, उन पे बल्कि हमले भी नहीं थे। कहने का मतलब कि उनको हमले के लायक भी विपक्ष नहीं समझ रहा। बिल्कुल नहीं था, वो भी हमले भी थे तो खट्टर पे थे, खट्टर पे हमले थे, मतलब खट्टर नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने 9.25 साल सरकार चलाई थी, तो उस पर हमले बनते थे। अब एक चीज़ समझिए कि और एक और भी इसमें मज़ेदार बात है कि नायब सिंह सैनी ऐसी लीडरशिप है कि 2009 के बाद में इतनी बड़ी जीत तो नायब सिंह सैनी के ही नेतृत्व में आई है। ये आप 9 का इलेक्शन लीजिए, लेकिन उनके ऊपर कहा जाए तो खट्टर के डमी हैं वो, मनोहर लाल खट्टर के वो क्या है, मतलब
वो उनके इशारों पे नाचने वाले हैं, उनकी कठपुतली है, भाई अब- ऐसी छवि लोग बोलते हैं। लेकिन अब लीडरशिप जो आई है उससे तो अब तय हो जाएगा ना कि चीज़ें कि मतलब, क्योंकि अब तो उन्होंने रिजल्ट दे दिया, आप तो रिजल्ट से तय करेंगे ना। कोई भी लोग या कोई भी जनता, कोई भी बात है, हम mandate लोग भी। ये जो जनादेश है हरियाणा विधानसभा में, ये नायब सिंह सैनी के लिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जैसा कि वो हर जीत के बाद दावा पेश कर देते हैं, ये तो मनोहर आपको- लाल खट्टर का 9.5 साल का मेहनत है जो रंग लाया है? नहीं, ये नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी और नायब सिंह सैनी एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहे थे, जब भी वो कहीं जाते थे तो वो अपने 56 दिन के कार्यकाल का 126 से उन्होंने फैसले लिए थे, बस वही बात करते थे। और एक और भी मज़ेदार बात है कि जब चुनाव की घोषणा हुई तो नायब सिंह सैनी का, हालांकि वो फैसला चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था, उन्होंने एससी कैटेगरी के जो वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको लागू कर दिया था। हाँ हाँ, कि वो बल्कि हरियाणा पहला राज्य बन गया। पहला बार हाँ, कि तुरंत उसको लागू कर दिया, लेकिन क्योंकि उस समय आचार संहिता संहिता लग चुकी थी, तो वो सारी तो ये सारे फैक्टर कोई देखना नहीं चाह रहा था ना कि इन सारी चीज़ों पे आप देख तो सकें। आपका कहना है कि एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन यानी उपवर्गीकरण के कारण से भी नायब सिंह सैनी जी ने चुपके से एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, दलित वोट बटे होंगे जिस पर किसी ने बात नहीं की। क्या आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, यही चीज़ आप फिर समझिए कि जैसे भजन लाल जी ने भी यही किया था, तो ओबीसी को उन्होंने ओबीसी को बांटा था और और बीसी भी बनाया उनकी था। लीडरशिप को उन्होंने एक्सेप्ट की थी और 67 सीट भी वो लेके आए थे। थे। और यही चीज़ें कि क्या होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप अपने साथ में वोट जोड़ लेते हैं। और वो दरअसल वो जिन जातियों में वो बटेगा वो सारी की सारी अधिकतर उसमें, अगर आप वाल्मीकि जाति को छोड़ दो तो सारी एससी नोमैडिक जातियाँ, उसमें बंजारा है, सपेरा है, बाजीगर है, नट है, वो सारी की सारी जातियाँ, कोरी है, धानुक है, होड़ है, सांसी है, सारी नोमैडिक है फिर जातियाँ वहाँ पे। और ये सब जुड़ के भी आप देखिएगा इनका नंबर 7-8% हो जाता है, जो कहीं विजिबल नहीं है उस तरह, जैसा कि जनरली होता है कमजोर जातियों के साथ भारत में। अगर क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होने के जाट कारण उनके 20% मुद्दे भी दबा है दिए जाते तो अगर वो 8% है तो उसका 1/3 हिस्सा तो वो भी है। वो भी है। और लोकतंत्र में तो बहुत बड़ा प्रतिशत है। मायने रखता है कि वो हो सकता है यमुनानगर में वो प्रभावी हो जाए, हो सिरसा में प्रभावी हो जाए, महेंद्रगढ़ में हो जाए, भिवानी में हो जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें। नहीं तो आप कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो था कुल मिलाकर जातिवादी चुनाव था, पूरी तरीके से मैं इसे जातिवादी नहीं, मैं जाति चेतना का चुनाव कहूँगा। अच्छा, जाति चेतना का चुनाव था। जैसे क्या है कि अच्छा ये चीज़ भी है, मैं इस पर भी एक बात करूँ आपसे कि ये सारा का सारा काम जो बीजेपी आज पकड़ के बैठी है हरियाणा में या कहीं पे भी, ये सब मान्यवर कांशीराम का काम था। मान्यवर कांशीराम के विचारों को चुरा लिया है मोदी जी ने। वो जो है पहले भी क्या था कि मान्यवर कांशीराम ने वहाँ पे आप देखिएगा वो BCA के लोगों को अक्सर चुनाव लड़ाते थे और दलितों को। हाँ, उनके चुनाव और जीत के भी आ जाते थे, उनके कई बार प्रजापति जीत के आ जाते, प्रजापति तो अक्सर जीत के आ जाते थे। इसी बात को बीजेपी ने भापा और जो डिप्टी स्पीकर है रणधीर सिंह गंगवा, वो प्रजापति समाज को इस बार भी चुनाव जीते। अच्छा, ये भी एक है कि BCA के जितने टिकट दिए थे शायद उसमें से एक उनका चुनाव बैरागी हारे हैं जो विनीत से हारे, बाकी सब चुनाव जीत गए। तो वो था ना कि कश्यप को टिकट देना है, कंबोज को टिकट देना है, जांगड़ा को टिकट देना है, ये सब दिख रहा है ना, बाजीगर को टिकट देना है, सांसी को टिकट देना है, धानुक को टिकट देना है, ये सब दिख रहा है ना। आप कह रहे हैं जाति चेतना का सवाल है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है, भारत के चहेते संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री राहुल गांधी जी के भीतर भी नई जाति चेतना दिख रही है। SC ST OBC को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के एजेंडे में सामाजिक न्याय आ गया है। जाति जनगणना जैसे मुद्दे हर जगह, जिस भी रैली में राहुल गांधी जा रहे हैं, जाति जनगणना के मुद्दे उठा रहे हैं। समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको सामने लाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां सीधे सत्ता में जहां भाजपा है, विपक्ष उससे कोई कमज़ोर नहीं है। अगर लोकसभा की स्थिति का लोकसभा की स्थिति से अगर तुलना करें तो हरियाणा का राज्य का लोकतांत्रिक प्रणाली फिर भी अच्छा है, क्योंकि लगभग 50-50 पक्ष बहुत ही अधिक, सत्ता पक्ष बहुत अधिक सीटों से नहीं सत्ता में है। मतलब अगर मूड बदल जाए, अगर कोई वैसा रणनीतिकार कांग्रेस में आ जाए तो सरकार बीच में भी गिरने की हालत हो सकती है, जैसा कि किसान आंदोलन में अभी लगने लगा था दुष्यंत चौटाला के रवैये को देख के।
मुझे ये आप बताइए कि राहुल गांधी जो जाति चेतना की बात कर रहे हैं, क्या आप मानेंगे कि राहुल गांधी जी को या तो जाति की समझ नहीं रही हरियाणा विधानसभा चुनाव के हिसाब से, या वो हुड्डा के सामने कुछ नहीं कर पाए, लाचार हैं? क्या कमी रह गई? राहुल गांधी की समझ की ही कमी है या हुड्डा ज़्यादा डोमिनेट कर देखिए, गए? जाति की समझ से भी ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि राहुल गांधी की सांगठनिक कोई समझ नहीं है। राहुल आप बहुत ही मतलब वो दो टूक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को सांगठनिक कोई समझ ही नहीं, नहीं है राहुल गांधी को, संगठन की ही समझ कोई नहीं है। समझ नहीं संगठन की राहुल तो गांधी। बहुत बड़ा दावा पेश कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं, कोई समझ नहीं राहुल गांधी को। संगठन की समझ होती तो इतने लोग टूट के जा रहे थे, इतने लोग चीज़ें कहाँ कर पाते। लेकिन ये भी बात है ना कि कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता थे उन पर भाजपा ईडी सीबीआई भेज रही थी, पहले करप्ट कह रही है, लेकिन वही जब भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल जा रहा है तो स्वस्थ हो जा रहा है, साफ सुथरा हो जा रहा है। इसमें बेचारे राहुल गांधी क्या करेंगे? सवाल ईडी सीबीआई सारे नेताओं के यहाँ क्या भेज रही है क्या? उसके बाद सेकंड लाइन नहीं होती, थर्ड लाइन नहीं होती, फोर्थ लाइन नहीं होती। आप नेता खोज के लाएंगे ना अपना, आप जाति का आप आएंगे लेके, और जितना लाइन लाएंगे सबको ईडी सीबीआई भेज के भाजपा लाइन लगा देगी। तब कितनों को भेज देगी? क्या 100 करोड़ लोगों पे भाजपा ईडी सीबीआई लगा देगी क्या? लेकिन नेता में चूंकि क्या बड़ी और पार्टी है इस कांग्रेस, अन्याय फिर भी आज भी बड़ी पार्टी है कांग्रेस। इस अन्याय को जो है जनता नहीं देखेगी कि ईडी सीबीआई वाले अन्याय को। कांग्रेस आज भी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की यह भी तो मजबूरी हो सकती है कि वो कभी भी बड़े पद पर यानी नेता के पद पर या किसी को नेता के रूप में अगर सामने लाए तो उतना दमदार भी होना चाहिए। और दमदार पे पहले ही डीसीबीआई भेज रखा है, ऐसा मतलब चर्चा है। असल में एक तो सारे फ्रंट स्टेटों पेज में पे है, अपनी लड़ाई है, हमारों के जैसे कि फ्रंट। हरियाणा में भी आप देखें ना, उनकी भाई शैलजा जी की लड़ाई, रणदीप सुरजेवाला की लड़ाई, वीरेंद्र सिंह की लड़ाई, हुड्डा की लड़ाई, उसके बाद में बहुत सारे नेताओं की वहाँ पे मतलब खिंचतान है, सारी चीज़ें हैं। हार का ठीकरा शैलजा जी पर फोड़ा जा रहा है। सब उनका क्या, उनकी तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। वो तो 6 महीने पहले मेहनत कर रही थी। वो तो 6 महीने पहले इस सरकार के खिलाफ में पूरा उन्होंने रथ चलाया था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आहत लोग कह रहे हैं जो चाह रहे थे कांग्रेस जीते, कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा ने भाजपा के खेमे में खेल खेला है, कुछ सेटिंग हुई है, बैकग्राउंड में कुछ सेटिंग हुई है। ये बहुत गलत है और ये इस तरह के आरोप लगा के आप उन सारी जातियों पे विश्वास भी खोते हैं, इसलिए कांग्रेस पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते। ये कांग्रेस के ही समर्थक कह रहे थे। ये नहीं, ये यही तो चीज़ होती है बल्कि कि ये आप नैरेटिव चल रहा है, आप तो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, आप तो खुद परिचित होंगे इस जो पर। है हार को एक्सेप्ट करना चाहिए और हुड्डा जी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हार उनकी वजह से हुई है, हार उनकी रणनीति की वजह से हुई है। आप एक चीज़ समझिए कि हुड्डा जी को ये पता था कि अगर जाटों के टिकट उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिए तो बगावत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए नॉमिनेशन का जब सबसे लास्ट दिन बचा था उसकी रात को टिकट फाइनल किए गए। अच्छा, ये जो हरियाणा के हार है, ज़्यादा जिम्मेदार आप हुड्डा को मानेंगे, भूपेंद्र हुड्डा को, कि राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी कुल मिला के सीधे सीधे किसी राज्य में चुनाव तो लड़ते नहीं, कभी उन्होंने नहीं मतलब लड़ा। अगर भूपेंद्र हुड्डा 60% जिम्मेदार है तो राहुल गांधी 40% जिम्मेदार है उसमें, क्योंकि वो तो हर क्योंकि जगह उन्होंने सारी हैंड ओवर की चीज़ें और चीज़ें चेक नहीं, नहीं की। पूरे देश में जो कांग्रेस के प्रति एक भरोसा जीतने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास का चेहरे का नाम है राहुल गांधी, और हरियाणा में वो धराशायी होता अब आप मंच से चिल्लाएंगे कि जातिगत जनगणना, और वो कहीं दिखे ना। आप एक जाति को उसकी संख्या से भी कई गुना ज़्यादा टिकट दे दें, आप मतलब 3 जातियों को ही 50 टिकट दे दें, तो बाकी जातियों का क्या होगा वहाँ पे जो नंबर है उनका? मतलब आप प्रतिनिधित्व के सवाल पे आप जो है, आप ये कहना चाह रहे भाजपा ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे रही है? हाँ, भाजपा की जीत का ही कारण प्रतिनिधित्व। भाजपा कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है कि भाजपा बड़ी जो है क्रांतिकारी पार्टी है, बड़ी डेमोक्रेटिक, वैसा वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन उन लोगों की कुछ ना कुछ हिस्सेदारी भाजपा में है। कांग्रेस में वो एकदम ही नहीं है। वर्गीकरण के सवाल पे राहुल गांधी कब बोल लेंगे? वो तो लगातार बोल रहे हैं। नहीं, वर्गीकरण के यहाँ सवाल तक बोला है कि पीएमओ सेक्रेटेरिएट में एक भी मात्र 3 ओबीसी है 90 में से, उन्होंने तो भाषण दे रखा है। 3 ओबीसी पे बात कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि जो बंटवारे, आरक्षण के अंदर के बंटवारे हैं, उस पर तो राहुल गांधी का कोई बात नहीं है ना, वो तो उस पर तो बात नहीं करते हो। उन्होंने तो कहा है कि अगर वो सरकार में आते हैं, कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाती है केंद्र में, तो इस बार जो 50% का जो सीमा है, कैप है, उसको हटा देंगे। कितने प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े हैं कांग्रेस के? कितने जनरल सेक्रेटरी हैं?
कितने उसकी एग्जीक्यूटिव ऐसी मेंबरशिप में है कि जो प्लान करते हैं, उसमें कितने लोग हैं? क्या उनकी सुनी जाती है पिछड़ों की? क्या पिछड़ों के कहने से टिकट मिल सकते हैं? ऐसा तो भाजपा में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो उनके राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जाती है। प्रधानमंत्री खुद पिछड़े हैं, नहीं, वो तो मंच से चिल्ला चिल्ला के कहते कि मैं पिछड़ा हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति भाई, को पिछड़ा आप- में डाल लिया है। अभी तो आरोप है उन पर। नायाब सिंह सैनी को तो बनाया ना चीफ मिनिस्टर, हम्म, तो इससे हरियाणा का पिछड़ा तो मानता है ना। और वो एक ऐसी बीच की कास्ट है जिसको बीसी है और बीसी भी दोनों ही अपने साथ जोड़ लेती है। देखिए, आप उसकी टैक्टिक्स को तो समझिए। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए वो सारी चीज़ें कर रही है और उसमें वो सफल है। भाजपा की तरफ से बहुत सारे लोगों का आरोप है कि जानबूझ के कुमारी सैलजा जो चुनाव के केंद्र में कहीं नहीं थी, उनको जानबूझ के एक मीडिया में पेश किया गया और यह दिखाया गया कि कुमारी सैलजा को भूपिंदर हुड्डा कांग्रेस में खत्म करना चाहते हैं। ये इस प्रकार की नैरेटिव आपको लगता है कि देखिए, एक चीज़ थी शुरू से, भाजपा ने फैलाया या नहीं, यही नहीं, सच है? एक शुरू में एक चीज़ चल रही थी कि चीफ मिनिस्टर जो है हाई कमान तय करेंगे, और शैलजा जी ने मैं कई बार बोला कि ये तय करेंगे। होता क्या है कि दरअसल हरियाणा की पॉलिटिक्स आप देखिए, किसी को हटा के बढ़ाने की वहाँ पॉलिटिक्स हमेशा रही है। और मैं जब कांग्रेसियों से बात करता था तो वो एक बात मुझे कहते थे कि हुड्डा जी को ये डर है कि कहीं वो चन्नी ना हो, चन्नी वाला मामला ना हो जाए, कि जैसे पंजाब में जो है मुख्यमंत्री दलित लाया गया, वैसे ही जो है हरियाणा में भी लाके प्रयोग ना कर दे राहुल गांधी। तो इस बात के डर से उन्होंने क्या किया कि उनको पूरा का पूरा साइड लाइन किया हुड्डा जी ने। मतलब आप भी इस बात को, हाँ जो चर्चा है, हाँ, आप वो उस पर उसको मुहर वो लगाते जो है हैं कि वो कुमारी सैलजा को और आप देखिए भूपिंदर हुड्डा ने साइड किया। अब देखिए ना, वो चुनाव प्रचार में कब गए? जब राहुल गांधी गए तब वो गई, उससे पहले वो कहीं प्रचार में नहीं है, जबकि प्रचार गुजर चुका है, नॉमिनेशन होने के 12-13 दिन गुजर चुके थे। तो यह भी तो हो सकता है कि दलित विरोधी, अगर इतना ही दलित प्रेम, जैसा कि कुमारी सैलजा के इस विमर्श को मीडिया में बड़े पैमाने पर लाया गया, भाजपा ने भी तो कोई दलित चेहरा नहीं आगे किया है दलित के नाम पर जो राजनीति करे। बल्कि अशोक तंवर तो 2 घंटे पहले भाजपा में थे, भाग के चले आए कांग्रेस में। वो एक मज़ेदार था, कांग्रेसी ने मुझे बताया, वो वहाँ पीसीसी के मेंबर थे, हरियाणा पीसीसी के, तो बोलते हैं कि अगर ये 2 दिन पहले आ जाता तो शैलजा जी भाजपा चली जाती। अच्छा, हाँ। अगर अशोक तंवर 2 दिन पहले चले आते, ये तो और बहुत ये- बड़ा और ये- आरोप लगा और रहे हैं ये- कि ये- कुमारी सैलजा जी भाजपा और चली ये जाती। जो है वो बोले कि ये जो है, ये हुड्डा जी ने शैलजा जी को, क्योंकि परिणाम बेटर दिख रहे हैं, चुनाव दिख रहा है मैनेज करने के लिए, कि तुम्हें अगर रहना रहो, नहीं जाना है तो जाओ, तो हमारे पास तो दलित लीडरशिप है। ये तो बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं तो- कुमारी सैलजा जी पर, क्यों भाजपा चली जाती? नहीं, क्या ऐसा होता? मैं नहीं लगा रहा, हाँ, मुझे मतलब- मेरे एक सोर्स से ये चीज़ें जानकारी मिली हाँ हाँ। कि ये सारी की सारी चीज़ें। तो आपका कहने का अच्छा, चलिए, तो आप पहला तर्क दे रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव जो है जाट नॉन जाट हो गया, जी। लेकिन दूसरी तरफ जो आप सबसे ज़्यादा जो टाइम जिस पर बोल रहे हैं वो है कांग्रेस की आंतरिक कलह, जो हर चुनाव में जहाँ भी भाजपा कांग्रेस आमने सामने सीधे सीधे चुनाव लड़ती है, कांग्रेस हारती है, तो आंतरिक कलह भी। आंतरिक कलह भी आप देखेंगे, जाट नॉन जाट ही है वहाँ पे भी, उसमें भी शैलजा जी है या तमाम चीज़ें। या आप देखिए ना, जो ये इनके ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है यादव तो है। वैसे तो भाजपा में भी अनिल विज जो है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व को ललकार रहे थे। अनिल विज कह रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री होना चाहिए था, नायब सिंह सैनी को बना के भाजपा ने ये किया। नहीं, अनिल विज के सिवा वहाँ पे और कोई वैसा उस तरह के नहीं आ रहा था। 1-2 बार राव इंद्रजीत इस बात को बोल रहे थे, हाँ, राव इंद्रजीत भी बल्कि नायब सिंह से नाराज जो है थे। इस बात को तो बोले, लेकिन आंतरिक इससे कलह क्या तो हुआ, भाजपा में भी है। इस बात से क्या हो कि उनके जो वोट थे, जैसे आप देखिए जितना अहिरवाल जिसको हम कहते हैं, वो सीटें वहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट मिला इस बात का उनको, बीजेपी को, इस सारी चीज़ों का। अच्छा, एक पूरा इस तो क्या अहिरवाल रीजन के नेता राव इंद्रजीत सिंह नहीं है? हाँ, वो देता है। राव इंद्रजीत सिंह जब हैं तो नायब सिंह सैनी के खिलाफ अगर वो बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे अखबारों से पता चला, लोगों से, कि उनके प्रत्याशियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अब सीधे सीधे तो राव इंद्रजीत सिंह कहेंगे नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं, लेकिन तो उसमें वहाँ भी तो आंतरिक कलह थी, एक चीज़ें उसमें ये, वहाँ भी तो बिखराव होना था। उसमें
कलह तो सब जगह रहती है पार्टी में, कौन नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता हो, तो सब जगह ही रहती है। बीजेपी की एक चीज़ चल रही थी कि बीजेपी में फिर भी एक चीज़ है कि एक आप ना फैसला आप नहीं लेंगे, आप फैसला कोई और लेगा बैठ वो के तो कांग्रेस में भी है, चीज़ें लेगी। बल्कि जब चन्नी जी को पंजाब में मुख्यमंत्री सीधे आला कमान ने बना लिया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भाग गए छोड़ के। नहीं, जैसे यहाँ पे फैसले में जो है भूपेंद्र हुड्डा का जो है, भूपेंद्र हुड्डा का दिख रहा ना कि उसने टिकट ज़्यादा बांटे। शैलजा की तो कोई हिस्सेदारी ही नहीं रही टिकटों में, चीज़ों में शैलजा दिख कहाँ रही। शैलजा आप चुनाव नहीं, के टिकट कौन बांट रहा है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि टिकट जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला कि नहीं, यह ज़्यादा। अगर हुड्डा भी तो इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा प्रदेश, बल्कि उनको मुख्यमंत्री बनना भी है आगे, वो ऐसी गलती करेंगे? मान यह हो सकता है कि टिकट का जरिया कौन बनेगा, इस पे थोड़ी देर के लिए देखिए विवाद हो गलती सकता है। होती है, यही गलती होती है कि आप अब जैसे अगर जिस जाति को टिकट मिलना है उस जाति को अगर टिकट दे दे अभी तो बात लोग तो बराबर अभी है। आप ट्वीट सुनिए ना लोगों की, क्या बोल रहे हैं कि हुड्डा घमंडी था। अब तो ये बात आ रही ना, अब उसका वो एरोगेंसी दिख रही है लोगों को कि वो टिकटों में कैसे दिख रही है। अब मेन सवाल है कि जिन समाज को आपने जोड़ने की बात कही, जैसे- भजन लाल जी ने जोड़ा, हाँ, भाजपा जोड़ रही हाँ। है, रामचंद्र जांगड़ा जैसे जमीनी अपने कार्यकर्ता को नेता बना रही है, और दूसरी पार्टियों से बल्कि आयात कर कर के ला ले रही रही है, है वो भी चीज़ें। वो भी कर रही है। लेकिन ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा, इस पर भूपेंद्र हुड्डा की आलोचना की जाए कि उन्होंने ताकत का प्रयोग किया, अपने मनचाहे लोगों को टिकट दिया, कि जिसको टिकट मिलना था, जिस जाति के हिसाब से मिलना था, अगर उसको टिकट मिला तब क्या हुड्डा की गलती हुई? नहीं तो जो उसको मिला नहीं ना, हिसाब से भी नहीं मिला, और अपनी ताकत के हिसाब से अपने लोगों को टिकट दिया। और इवन मतलब कई पत्रकारों से अगर आप हरियाणा में बात करेंगे, जो मैं भी किया, वो ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बागी थे वो भी हुड्डा ने लड़ाए, उनका भी सपोर्ट हुड्डा का ही था। और हुड्डा ये मान के चल रहे थे कि 50 सीट आए जाए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। 50 तो भाई बहुत हो गया ना। नहीं, उनको उम्मीद हो रही थी कि 90 विधानसभा सीट वाली, इससे सीट चाहिए उतनी, उससे ज़्यादा का नहीं। इलेक्शन तो ऐसा था कि कांग्रेस के हक में कि शुरुआत में ये लगने लगा था कि मतलब जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी कि यार ये तो अगर सही से चीज़ें हुई तो 70 पार कर जाएगी कांग्रेस। आपको क्या लगता था शुरू में? मैं किसान आंदोलन, 2 महीने पहले, पहलवान, ये सब देख के क्या लगा? मैं करीब 2-3 महीने पहले जब हरियाणा गया था, तब मुझे लगता था कि कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छा करेगी, मतलब हरियाणा तो बहुत अच्छा। अब भजन लाल के युग में चले गए होंगे कि ऐसा लेकिन भजन का ठेका तो भाजपा कर रही है आजकल। जिस दिन टिकट मिले उसके बाद आपसे तो बराबर मिलते रहे, तब हम बोले कि देखिए टिकट बंटवारे ने इनको अब इनकी जो है। ये बात आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहा था, टिकट बंटने के बाद ही कहा था। कुल मिला के आपका जो मोडालिटी है चुनाव को समझने का, आप पर भी आज बात हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं टिकट के बाद ही आप इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ किस तरह की नाराजगी बनेगी, क्या थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी जो प्रिडिक्शन मेरे चैनल पे बल्कि किया था, उस समय आपने मेरे चैनल को पूरा समय दिया था, तवज्जो भी दिया था। इस बार आप बासी होके आए हैं बड़े बड़े मीडिया हाउस को देख के तब मेरे पास आए हैं। उस समय भी आपने ये बात कही थी, और आश्चर्य की बात है कि उस समय भी जो आपकी समझदारी कम भविष्यवाणी, अब मैं ज़्यादा मानता हूँ उसको, कि आपने जो भविष्यवाणी की थी वो मसला भी कुछ पेपर लीक्स जैसा ही था। केंद्रीय चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं ईवीएम के, पता नहीं क्या क्या, कहीं आपके भी तो संपर्क उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी टिकट बंटने के बाद आपने कहा था कि होने को 45 से 50 भी जा सकता है, और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो लोग 45 तो पहुंच ही गए हैं। ठीक है, तो यही मैं जैसे क्या होता है कि अभी इधर बीच में जो हम जातीय चेतना की बात कर रहे थे, राजनीतिक जातीय चेतना की बात कर रहे थे, वो सच में बढ़ी है लोगों की। अब लोग देखते हैं, और इसको बढ़ाने में सोशल मीडिया का तमाम तरह का रोल है। कभी आप इन जातियों की जाइए और इनके एक इनकी सभाओं के पेज कभी खोलिए। जाति चेतना बढ़ी है तो एक समाजवादियों के बीच में एक नारा लगता था, क्योंकि आपने जाति चेतना और शब्द का इस्तेमाल के बार बार कर रहे हैं, जाति से जमात की ओर चलो। समाजवादियों का एक पुराना रहा है, बिहार में भी, आपके यहाँ भी, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में एक था, सपना था कि हमें जातियों से टूट के निकलना है, जमात की तरफ बढ़ना है। तो आप इसे जाति चेतना यानी सीमित रूप में देखते हैं कि व्यापक रूप में? मैं इसे व्यापक रूप में देखता हूँ। मैं फिर हमने एक बार कुछ देर पहले बात की थी कि किन जातियों के साथ भावना जोड़ती है और किन के साथ किन की भावनाएं आहत होती है। क्या है आधार ये कहने का? ये आधार है कि जैसे कि आप देखिएगा कि बहुत सारी जाति, जैसे BC की जितनी जातियाँ हैं वो सबका उठना बैठना एक हुक्का पानी है क्या हरियाणा में? अच्छा, उनका हुक्का पानी जाटों के साथ नहीं है,
न जाट उन्हें अपना देगा, न जाट के यहाँ वो खुद लेंगे। तो इससे पता चलता है कि वो सामाजिक स्थिरीकरण में एक जगह खड़ी है, इसलिए उनका वोट पैटर्न, उनकी आपसी जुड़ाव एक जैसे बनेंगे। तो वो जाति चेतना जाति जमात की ओर ही लेके जाती है। वो ये खोजते कि हमारा कौन है, उन्हें नायाब सिंह सैनी अपना लगता है। कांग्रेस के बीसीए के समर्थकों को भी हाँ, नायब सिंह सैनी में अपनापन दिख रहा है। ज़्यादा दिख रहा होगा हुड्डा के बजाय। वो पार्टी का वर्कर हो सकता है, लेकिन वो जो है जब उसे दिखेगा तो उसे वो ज़्यादा अपनापन दिखेगा। तो ये जाति चेतना ही उस जाति वर्गीय चेतना की तरफ लेके जाती है। आप छोड़ दीजिए ना मुझे, तो मैं जो है मतलब आप तमाम बड़े उनको देखा करिए कि जो रिपोर्टर्स वगैरह रहते हैं, जब कोई बीजेपी की या कांग्रेस की लिस्ट आती है वो डाल देते हैं कि कितनी जाति के कितने लोग हैं। ये हर कोई लिख देता है फेसबुक पे। तो वो क्यों खोज रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जो भारत के सवर्ण जो इंटेलेक्चुअल हैं, सवर्ण ही भारत में इंटेलेक्चुअल है, वो तो लिख देते हैं कि जाति तोड़ने वाले लोग हैं, इस तरीके की बात करते हैं। हालांकि मैं सवर्ण वर्ण तो नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि सामान्य कैटेगरी का मामला है। वो सामान्य वर्ग के लोग हैं जिन्हें एक कैटेगरी में रखा गया कि ये सामान्य है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी तो असामान्य है हर जगह। वो तो खैर धीरे धीरे समय बदलेगा तो चीज़ें टूटती चली जाएगी। अगर वो नहीं बदले तो समय बदल देगा उनको। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पिछड़ा को आगे बढ़ाओ, समाज में आगे बढ़ाओ अभियान से काफ़ी प्रभावित लगते हैं। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, आपने हरियाणा में नायब सिंह सैनी का उदाहरण दिया, जबकि नायब सिंह सैनी तो क्या कहेंगे उसको, मजबूरी के ऑप्शन थे प्रधानमंत्री मोदी के लिए। उनके पहले ऑप्शन तो मनोहर लाल खट्टर थे। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ के बारे में रोज खबरें छपती हैं कि मोदी से उनकी ठनी हुई है, लेकिन मोदी जी तो उनको हटा नहीं पा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में। लेकिन तो ये कहाँ से पिछड़ा अभियान तो नहीं लग रहा है ये आप एक चीज़ देखिए ना, जैसे कि अभी क्या क्या बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी ने जैसे अपनी कैबिनेट बनाई उसमें बताया कितने पिछड़े, उसने अगले दिन अखबार में निकाला और बड़े फ्रंट पे दिया कि हमने इतना प्रतिनिधित्व दिया। या वो जब राष्ट्रपति को करते हैं, विपक्ष तो इसे ठगने का तरीका बताती है। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जातियाँ हैं, जिन जातियों की जो चेतना है, इन जाति ये पहली मर्तबा आपकी नौकरी में जाके खड़ी नहीं हो जाएंगी। ये पहली मर्तबा जाके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने नहीं आ रही है। पहले ही सबसे आसान लड़ाई और सबसे ज़रूरी लड़ाई पावर की आपको लोकसभा सीट या विधानसभा सीट या प्रधानी की सीट या जिला पंचायत की, ब्लॉक प्रमुख की, यही दिखती है जो उनके पास आ जाती है नौकरी के लिए। कम कोई चीज़ है। अब आप इसे अवसर कहिए उनके लिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उन्हें तो वो सम्मान लगता है ना कि ये मिला नहीं उनको कभी। उनका कोई जो है थाने में सही से बात नहीं करता, तो वो मानता नहीं कोई एक आदमी है जो मेरा थाने में फ़ोन कर देगा। उनके लिए तो अभी इसकी ज़रूरत है ना। तो इस बात को कांग्रेस क्यों नहीं समझना चाहती? अब आप थाना ले आए, आप ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रशासन चल रहा है उसके प्रति पिछड़ों का विश्वास बढ़ा है। मैं विश्वास नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसका एक नेता रहता है कि जिस समाज का, और उस समाज के आदमी पे कोई दिक्कत हो जाए तो वो भी खोजता है कि मेरा कौन मेरी पैरवी करेगा। तो पैरवी करने वाला उसके लिए उसे चाहिए ना कि थाने में कोई उसके लिए बात तो ये तो लोकतंत्र का पतन की निशानी है ना कि अगर थाने में जिसे ईमानदारी से काम खुद करना चाहिए था, अगर कोई काम फंस जाए सरकारी और उसके लिए किसी से पैरवी कराने की ज़रूरत पड़ जाए, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा के आगे बढ़ने का यह मूल आधार है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो प्रशासन है, तो गिर रही है, उसका स्तर गिर रहा है। वो पहले से बार-बार इंडेक्स में वो ऐसा क्या थाने पहले से आज़ादी के बाद से ही मजबूत है क्या देश के? वो तो ऐसे ही काम करते हैं। उसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सब एक ही जैसी रही है, कोई बहुत अंतर नहीं रहा है इन दलों में। अच्छा, हाँ, वो तो सबके थाने वैसे ही रहे हैं, वो आप जानते हैं उनको बेटर। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी पर इस प्रकार के कोई आरोप न लगाए जाए? नहीं, मैं मोदी के आरोप के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो तो सबके ऐसे ही है। बल्कि कांग्रेस की ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि उसने ज़्यादा दिन शासन किया है। उसको तो ठीक करने का उसको वो था ना कि चीज़ें उसको रिप्रेजेंटेशन देने का, उनका प्रतिनिधित्व लाने का, उनके नंबर लाने का, उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अब बीजेपी पे इसलिए ज़्यादा सवाल आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में है 15 साल से, 10 साल से। बीजेपी पे भी उतने ही सारे सवाल हैं, बीजेपी के भी सामने ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन बीजेपी उनके उस भावना को समझ के उस वोट को लेने में कामयाब है, उसे वो जैसे तैसे करके लेना। हरियाणा के विधानसभा
के नेतृत्व से अगर कांग्रेस भूपिंदर सिंह हुड्डा को हटा दे, जो कि ये अगला सवाल मैं पूछूंगा क्या है, अगर हटा दे तो क्या कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा? अब एक चीज़ देखिए, बहुत ही वो है कि इस पर बात ही नहीं की लोगों ने। मैंने तो कहा है कि मैं आपसे वो बात पूछूंगा जो कहीं नहीं की। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कौन थे? रणदीप सुरजेवाला थे शायद। उदयभान सिंह। हाँ, उदयभान सिंह, अभी वो भी, लेकिन वो तो हुड्डा कैंप के ही थे वो किसी कैंप के भी हो। हाँ, बल्कि उनके बारे में तो ये आरोप लगा कि कुमारी सैलजा, चूंकि उदयभान जी भी दलित समाज से आते हैं, कुमारी सैलजा के नेतृत्व को छोटा बताने के लिए हुड्डा पे जो आरोप लगे थे कि उदयभान जी को लाया गया था। चलिए, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि पार्टी का चुनाव हार गए शायद। हम ये चुनाव हार गए। हम ये कह रहे पार्टी का रूल रेगुलेशन अब क्या कहता है इसमें? उदयभान की क्या भूमिका होनी चाहिए? हर जगह जाते प्रचार करते? नहीं, टिकट से लेके सारी चीजों में क्या भूमिका होनी चाहिए? उदयभान है ना प्रदेश अध्यक्ष, सिग्नेचर उदयभान के चलेंगे ना, किसको टिकट वही चल रहे होंगे। उदयभान का सब कह रहे टिकट हुड्डा बांट रहा है, तो फिर उदयभान को क्यों आप रखे हुए थे? ये बात है कि उदयभान कहीं चर्चा में ही नहीं आए। आप उदयभान को क्यों रखे हुए थे? आप हुड्डा को ही प्रदेश अध्यक्ष बना देते। आप पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप उस पर भी खड़े नहीं उतरते। लेकिन आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तो पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बचाने की मुहिम लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन। बता, अब राहुल गांधी के ऊपर कौन अध्यक्ष है? मल्लिकार्जुन जो हैं, खड़गे जी हैं। और हाईकमान कौन है? सोनिया जी, खड़गे जी को मानते हैं लोग। खड़गे जी एक नंबर पे आएंगे अगर पार्टी की संविधान। अगर राहुल गांधी जी पार्टी के किसी पद और स्ट्रक्चर में नहीं है तो वो उस तरह के फैसले लेने के, देखिए क्या होता है कि हम बात कर सकते हैं लीडर की, आप जननायक कहलवाइए, फलाना कहलवाइए, टिकड़ा कहलवाइए, चलेगा, चीज़ें होती है, आप कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है या स्ट्रक्चर में आ जाइए पार्टी की, आप अध्यक्ष लीजिए और अच्छा होगा, देश को अच्छा लगेगा। आप महासचिव बनिए पार्टी के, आप कुछ बनिए उस पार्टी के। आप तो पहले ही मैच हारे और पहले ही वन डाउन में आप आउट हो गए, अध्यक्ष पद छोड़ के आप भाग गए। नहीं, वो पार्टी से कुछ बड़ा चाह रहा हूँ, कह रहे हैं मेरे मन में लोभ लालच नहीं है, मोह नहीं है, ये इसके लिए उन्होंने। राजनीति छोड़ दे भाई, लोभ लालच और मोह ना रखे तो क्या भी फालतू में राजनीति कर रहे हैं। फिर जब आपको ही फैसले लेने हैं, आप ही को सबको नॉमिनेट करना है, आप ही को सब कुछ करना है, तो फिर आप करिए। देखिए क्या होता है कि एक किसी भी चीज़ का एक नियम होता है, आप उस नियम में तो बंधिए या फिर उस नियम से पूरी तरह आउट हो जाइए। राहुल जी उस नियम में कहाँ है ये मुझे बताइए ना। पार्टी स्ट्रक्चर में तो राहुल जी नहीं है भाई। स्ट्रक्चर में आ जाइए ना, आप उन फैसलों वाली स्ट्रक्चर में आ जाइए, और फिर आप उन फैसलों वाली स्ट्रक्चर में उन लोगों को भी लेकर आइए जिनकी आप वकालत कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना तो आप खुद स्ट्रक्चर में हैं और आप दूसरों की वकालत करें, ना उनको ला सकते आप। तो आप कह रहे हैं कि भूपिंदर हुड्डा जी को हटाने की भी स्थिति में राहुल गांधी नहीं है। अब ये तो उनकी पार्टी में अब राहुल जी बता पाएंगे, उससे बात पूछेगा कि वो है कि नहीं है, किस स्थिति में। अगर वो हटा दे, हुड्डा जी को हटा देंगे तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा। हम ये कह रहे हैं कि हुड्डा जी को हटाने का सवाल नहीं था, ये था कि आप बैलेंस क्या करते हैं। आपने कर दिया कि एक तरफ आपने पलड़े को ऐसे कर दिया और एक तरफ पलड़ा आपका बहुत ऊपर झूल गया। आपने एक ही पलड़े को भारी कर दिया, एक ही पे सारा वजन लाद दिया। तराजू के दोनों पलटों पे बैलेंस करना ना। क्या राहुल ये कर पाते हैं? क्या राहुल पार्टी में बैलेंस कर पाते हैं? नहीं, राहुल जी का भी मुख्य जैसा कि लग रहा है कि वो अभी जोड़ रहे हैं लोगों को। कांग्रेस से बहुत सारे लोग दूर चले गए हैं वर्षों के अंतराल में, उसको जोड़ रहे हैं, वापस बुला रहे हैं सबको। तो ऐसे में तो जब जोड़ रहे हैं तो अभी हाँ, वो तो भारत भी जोड़ भी रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए राहुल गांधी जी। अच्छा, मोहब्बत की दुकान, मुहावरे पर आपका क्या कहना है? मोहब्बत की दुकान का सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा? तो बचपन में एक गाना सुनते थे, बड़ा प्यारा सा था, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, राहुल गांधी जी ने उसको स्पष्ट कर दिया है। तो वो तिजारत तो व्यापार का ही मामला था कि वो चीज़ है, तो दुकान पे तो कुछ व्यापार का ही सामान होगा। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से अब राजनीति चल रही है, भाजपा एक तरफ दावे करती है कि वह जाति की राजनीति से ऊपर उठकर देश की बात कर रही है, लेकिन आपके पूरे जो विचार थे भाजपा की जीत को लेकर जाति केंद्रित थे, तो भाजपा भी तो धोखे में रख रही है जनता हाँ को। बिल्कुल धोखे में लग रही है। तो उसमें मतलब वो कहाँ है,
लेकिन क्योंकि हम उसकी जीत पे बात और कर रहे हैं, कांग्रेस जो SC ST OBC को न्याय देने की बात कर रहे हैं वो इस पे काम ही नहीं कर वो पा उस रहे पर हैं। काम ही नहीं कर पा रहे, ये बात आप तो सही कह रहे हैं। जनता तो दोनों तरफ से धोखा खा रही हाँ, है, दोनों तरफ से धोखा खा रही है जनता। लेकिन भाजपा को लाभ मिल जा रहा है, बिल्कुल, कांग्रेस को नुकसान हो जा रहा है। ये कैसे, इस पर क्या आप कहें? नहीं, बस यही है, जो आप कह रहे हैं बस यही है। इस पे जनता ही धोखा खा रही है, बस इस पे सिर्फ ज़्यादा की कोई बात ही नहीं है। जनता धोखा खा धोखा खा रही है दोनों तरफ से। रही है। जनता जनता पर्दे के पीछे जो है, पर्दे के पीछे की कहानियां ही नहीं समझ रही है। चलिए जो है, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी है, किसी को तो चुनना पड़ेगा जनता को। लोकतंत्र है तो उसे लगता है कि जो उसके बारे में जो उसकी 4 बात करती है, जो उसको 4 नंबर देती है, तो जनता को। आपने एक टर्म बड़ा अच्छा बोला इंटरव्यू के बीच में, इमोशनल डेमोक्रेसी। इमोशनल डेमोक्रेसी आपने एक बहुत ही सुंदर टर्म बोला। कल मैं जब प्रोफेसर नरेंद्र कुमार को सुन रहा था माननीय कांशी राम जी पर भाषण देते हुए, तो उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि भारत में 60-70 के दशक में लग रहा था, लोग आरोप लगा रहे थे कि भारत की जाहिर से बात, ये लोग दबंग लोग होते हैं जिनको लगता है कि किसी तरह लोकतंत्र ख़त्म हो जाए और वापस राजशाही आ जाए, लोकशाही ख़त्म हो जाए, राजा महाराजा का दौर आ जाए। उन्होंने कहा कि लेकिन लोकतंत्र भारत का मजबूत है और जो कमज़ोर है, कमज़ोर होने के बाद भी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कम से कम बचा हुआ है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का टर्म उन्होंने दिया, इमोशनल डेमोक्रेसी का टर्म आपने दिया। कल को मैं भी अब डेमोक्रेसी के आगे कुछ जोड़ सकता हूँ। जैसे आप ये शैलजा जी वाले लीजिए कि एक आदमी ने किसी एक उसमें सभा में कह दिया और वो इतना वायरल हुआ कि उसमें एक इमोशन बन गया। तो ये होता है कि आप इमोशनली होकर, मुद्दों से हट के आप इमोशन पे वोट कर देते हैं। तो ये एक फैक्टर है। कास्ट इमोशनल डेमोक्रेसी में, आइडेंटिटी के एक पार्ट है इमोशनल डेमोक्रेसी में, वो चली जाएगी कि जब आप आइडेंटिटी की, जब पॉलिटिक्स आएगी वो इमोशनल डेमोक्रेसी की तरफ जाएगी। तो भारत का तो जैसी जाति संरचना है, भारत की मूल पहचान है जाति। हाँ, यहाँ तो हमेशा से ये बिल्कुल इमोशनल डेमोक्रेसी बना रहेगा। और ये बना रहेगा जब तक वो उस सिस्टम पे बातचीत होती, ये मतदान होता रहेगा, ये बना रहेगा। और इसके साथ हल्की सी छेड़छाड़ की जा सकती है, इसके नंबर बढ़ा के, इसके नंबर घटा के ये किया जा सकता है। ये वोट दाएं बाएं हो जाएंगे। तो ये वही है जिसको कांग्रेस नहीं पकड़ पा रही। वो भी इमोशनल डेमोक्रेसी कर ले, उसके पास भी अवसर है, उसके पास भी चीज़ें हैं। चलिए, आपने घबराते हुए एक सवाल का जवाब दिया था कि भूपिंदर हुड्डा को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या हटाने के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन हो पाएगा अच्छा कि नहीं। आपको, अब हम लोग आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी जी को क्या लग रहा है आपको कि उनके जितने भी कांग्रेस के पुराने बड़े बड़े नेता हैं जो मठाधीश हो चुके हैं, क्या राहुल गांधी उन सारे नेताओं से घबराते हैं? क्योंकि लगातार राहुल गांधी अब कम से कम लगातार दिखने लगा है कि लोकसभा से लेकर अपने चुनावी रैलियों तक में कम से कम राहुल गांधी जो बात कर रहे हो तो जनता के हित की बात है। अगर राहुल गांधी के चैनल पे कल उनका, मैं एक छोटा सा जो 1 मिनट का रील्स आता है उसमें हरियाणा चुनाव का ही था। वो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति उनको फ़ोन करता है, उनका कर्मचारी, कि उनकी माँ बीमार है और प्राइवेट अस्पताल में उसके लिए 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। और लेकिन जब राहुल गांधी ने एक सरकारी अस्पताल में उनका बेड दिलवा दिया, हालांकि गलती से पलंग बोल दिया था राहुल जी ने, अस्पताल को टर्म में बेड बोलते हैं, पलंग तो कोई क्यों देगा, बहरहाल छोटी सी बात को इग्नोर कर दें। तो एक बेड जब दिलवा दिया तो बड़े सस्ते में न केवल उनके जो कर्मचारी थे उनकी माँ की जान बची, बल्कि उनके पैसे भी बचे और साफ साफ उन्होंने। और राहुल गांधी ने इस भाषण के अंत में, इस कहानी के बाद से सीधा सीधा जो अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट मची हुई है पूरे भारत में, इतने साफ भाषा में, इतनी साफ गोई से, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी भारत का चुना हुआ नेता बोल सकता है। फिलहाल कम से कम बोल तो कोई भी सकता है, बोल तो कोई नहीं रहा है। राहुल गांधी की समझ को लेकर और उनके अपने नेताओं, पार्टी के नेताओं की समझ को लेकर मिसमैच हो रहा है, वेव लेंथ मैच नहीं। आपको लग रहा है राहुल गांधी डर रहे हैं? पता नहीं मुझे तो अभी ये डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। आपको ये मिसमैच का कारण क्या लगता है? आपने क्योंकि पहले दावा किया कि राहुल गांधी को इसलिए समझ कि नहीं, राहुल गांधी की संगठन कोई समझ नहीं, संगठन कोई समझ नहीं है, यही है। क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे अब सीधे सीधे जनता के बीच से कम आ रहे हैं।
और आप कह रहे हैं सांगठनिक समझ कोई समझ नहीं राहुल गांधी के संगठन। अगर होती तो संगठन को दुरुस्त रखते। हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन संगठन आप कहेंगे कि राहुल गांधी को हार जीत से ना आका जाए, या नहीं, किसी को भी ना किसी को भी नहीं आका जाए, लेकिन राहुल गांधी को संगठन नहीं आता। किसको संगठन आता है आपके हिसाब से? किसको आता है? संगठन मनोहर लाल खट्टर जी भी तो, उनके जब आलोचना होगी तो हट जाएंगे साइड से। हाँ, तो उसको भी नहीं आता। मनोहर लाल खट्टर को क्या संगठन के बारे में करेंगे आप बात? उस पर संगठन के बारे में तो कुछ और लोगों की बात हो सकती है। चलिए, जो है हरियाणा के समाज के बारे में 2 मिनट बता दीजिए। आप हरियाणा घूम रहे थे, हरियाणा के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प छवि है कि वहाँ के लोग बहुत जो है वो होते हैं, जोशीले होते हैं, भाषा बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूध दही का खाना, ऐसा राज्य हरियाणा जो है। अच्छा, दूध दही का, बड़ा सेफली आप बोल रहे हैं, दूध दही का खाना ऐसा राज्य हरियाणा, इतना ही तो नहीं है। पूरा का पूरा हरियाणा वाले। हिंसा के मामले में एक छवि है, हरियाणा में बहुत ही विभत्स हिंसा के मामले आते हैं। देखिए, वो हरियाणा ही नहीं, जहाँ जहाँ भी फ्यूडल कास्ट होगी, और क्योंकि हरियाणा तो एक बहुत फ्यूडल स्टेट रहा है जिसमें ऑनर किलिंग से लेकर हमें बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं, वो हर जगह पर सही होगा। जो भी फ्यूडल कास्ट होगी वो हिंसा करेगी। वो कोई भी कास्ट हो, वो किसी भी श्रेणी की हो सकती है, वो सामान्य श्रेणियों में भी है और वो बैकवर्ड श्रेणियों में भी है। तो जहाँ भी होगी वो हिंसा होंगी। भारत के जो पत्रकार हैं, जो छोटे से लेकर बड़े संस्थाओं में या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनके लिए, चूँकि आपकी भविष्यवाणी लगातार सही हो रही है, अभी आप मैं कहूँगा तो योगेंद्र यादव जी किसी ज़माने में सेफोलॉजिस्ट होते होंगे, तब तो मैं मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ भाई। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आपका लगातार सही हो रहा है, सारे चुनावों में, विधानसभा में हुए, लोकसभा में हुए, फिर हरियाणा में हो गए। मैं वो जो साइलेंट वोटर है, मैं थोड़ा समझ पाता हूँ। आप कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर की तरफ जाइए, वोटर जाइए, आप उसी तरफ जाइए, वहीं पता चलेगा चीज़ें। जीत तो वो दिलाते, साइलेंट वोटर ही वही मैं जीत दिलाते हैं, वही मैं, वायलेंट वोटर हरवा देते हैं। चलिए, आज की सुनील कश्यप जी से बड़ी ही दिलचस्प बात रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इन्होंने जो बाकी पत्रकारों के लिए जो नसीहत दी है कि जो नेतागिरी में कहा जाता है कि वंचितों की आवाज़ बने, जिनके पास अपनी आवाज़ नहीं है उनकी आवाज़ बने, पत्रकारों के लिए भी लगता है कि इन्होंने वहीं से नेतागिरी से टर्म चुरा लिया है और कह रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर हैं वहाँ तक पहुँचे, वायलेंट वोटर तक सीमित न रहें। थैंक यू। चलिए सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे चैनल को देर से दिया, शुक्रिया।